करना है उसमें जो सिनेरियोस विच यू हैव ऑब्जर्व्ड सो फार इन योर ट्रेनिंग, या जो कोई अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आया हो, क्योंकि हमेशा हम आपके सिनेरियोस के मुताबिक ही आगे चलते हैं, तो हम वही डिस्कस कर सकते हैं। 2-3 सिनेरियोस, सिर्फ एक नहीं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स की इंजरीज हो सकती हैं। टुडे वी विल फोकस ऑन यूरिनरी ट्रैक्ट, और उसके बाद फिर अगले सेशन में हम जो वेजाइनल सर्जरीज की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या हीमेटोमास होते हैं, या बावल इंजरीज हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम उसको कवर कर लेंगे। इज इट ओके? ठीक है मैम। ठीक है। तो जी डॉक्टर यास्मीन, हमें अपना सिनेरियो बताइए। मैम एग्जाम वाला सिनेरियो जो है ना, वो एग्जैक्टली डायग्नोसिस पे मेरे स्टेशन पे नहीं पहुंचा था, पर बहुत सारी गर्ल्स कह रही थी कि वो यूरिनरी ट्रैक्ट का ही मतलब था, यूरेट्रिक क्या इंजरी। सिनेरियो क्या था आपका? मैडम, आफ्टर 2 days पेशेंट हाई ग्रेड फीवर, वही डिस्टेंशन और पेन है उसको, बस ऐसे ही प्रेजेंट किया था। यूरिन आउटपुट भी ठीक बता रही थी, उसमें हेमेचूरिया बता रही थी। और ठीक है। बस इतना ही याद है मुझे, क्योंकि मैंने बीच वाला अटेम्प्ट नहीं दिया था ना, तो भूल गया, काफी टाइम हो गया। तो अगर जिनको किसी और को सिनेरियो एग्जैक्टली बता याद है वो अगर हमें बता दें तो मेरा ख्याल है दें। थोड़ा फैसिलिटेट हो जाएगा, अगर किसी को सिनेरियो याद है तो। चले, ठीक है। आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन में अगर कुछ हो, इस सिनेरियो को हम एक तरफ रखते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन में व्हाट टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इंजरीज यू हैव ऑब्जर्व्ड सो फार? कभी ना कभी तो आकर हुआ होता है 4 साल की ट्रेनिंग में, कभी ना जी कभी मैडम। कोई ऐसा केस जरूर आप एनकाउंटर करते हो जिसमें कोई ना कोई इस तरह की इंजरी होने के चांसेस होते हैं। जी मैडम। तो एनी ऑब्जर्वेशन? मैडम ब्लेडर इंजरी के देखे हैं, जैसे उसमें सिजेरियन सेक्शन में, जिसमें प्रीवियस सिजेरियन स्कार हो पेशेंट को एडिशन की हम्म। वजह से, तो उसमें हम्म। आइट्रोजेनिक सिस्टोटमी हो जाती है, वो देखे हम्म। हैं। और वो ठीक रिपेयर है। भी। और उसके ठीक है। अलावा जो है यूरेट्रिक इंजरी जो है, मतलब आइट्रोजेनिकली नहीं देखी और ना रिपेयर की है। ठीक है। तो बेसिकली जो ज्यादा कॉमन सिनेरियोज होते हैं वही ये सिजेरियन सेक्शन पे और हिस्टेक्टमी पे। जी मोर मैडम। जो यूरिटरी इंजरीज हैं वो ज्यादा कॉमन एट टाइम ऑफ हिस्टेक्टमी, और जो ब्लैडर इंजरीज हैं ज्यादा कॉमन एट टाइम ऑफ सिजेरियन सेक्शन, स्पेशली जब प्रीवियस सिजेरियन सेक्शंस होते हैं, 2-3 और ऑनवर्ड जितने भी हैं, उसमें ज़ाहिर हर सेक्शन के साथ वो चांसेस ऑफ एडिशंस आर इंक्रीज्ड मोर। और तो मैम एक पथरीटा का पेशेंट देखा था, तो उसमें तो हमने जो है वो एरिया ही रिसेक्ट किया था। बिल्कुल परक्रीटा। ठीक है, मैं उसी की तरफ आ रही हूँ कि एक तो प्रीवियस सेक्शन एक इसका रिस्क फैक्टर होता है बेसिकली। इसमें हम अगर एक सिनेरियो ले लें, इसका एक सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ। पेशेंट जो she is gravida 4 para 3 with previous 3 cesarean sections and now presented at 33 weeks. मतलब she presented at 33 weeks with 33 नहीं बल्कि 35 weeks with placenta increta and the overlying myometrium just 2 millimeter. Low lying placenta covering whole of the internal os, and it is morbidly adherent increta उसमें है on the Doppler flow and confirmed on MRI। मैम 35 वीक्स पे आई है। 35 वीक्स पे। जी जी और मैम। इसके बेसिकली प्लेसेंटा प्रीविया है और जिसमें उसका एबनॉर्मली एडहेरेंट भी है। तो she came with off and on history of episodes of vaginal bleeding, morbidly adherent placenta on ultrasound and on MRI, her cesarean section planned। cesarean section पे थोड़ा सा hemostasis का मसला हुआ at the time of cesarean section, is cesarean hysterectomy basically, because immediately the surgeon had to proceed for hysterectomy because of severe bleeding। अब वो जी तो मैडम। जाहिर है ऑलरेडी एंटिसिपेटेड होता है और आप उसकी कंसेंट वगैरह सब लेके प्रेपरेशन करके ही आप उसमें जाते हो। और उसमें जो हीमोस्टेसिस का जो इशू था दैट वाज मोर ऑन द लेफ्ट साइड, जिसमें उसको काफी थोड़ा सा लेटरली जाना पड़ा सर्जन को। एनीवे ठीक है। इट वाज सिक्योर्ड, हीमोस्टेसिस वाज सिक्योर्ड एंड रूटीन का जो उसमें क्लोजर एब्डोमेन और सारा कुछ ड्रेन वगैरह डाल के सारा कुछ। ऑन 5th डे द पेशेंट कंप्लेन ऑफ वाटरी डिस्चार्ज थ्रू द वजाइना। ठीक है। जी मैडम।
यहाँ तक का हम सिनेरियो इसको एंड अप करते हैं। ये एक रियल सिनेरियो की मैं बात कर रही हूँ जी कि मैडम। ये फिर फिफ्थ सिक्स डे पे द पेशेंट स्टार्टेड हैविंग दिस विजाइनल discharge, watery discharge. On जी मैडम। examination, there was clear watery vaginal discharge and उसमें mixed जो था थोड़ा सा mix भी था, लेकिन it was very clear watery discharge. जी अब मैम। उसमें as there was during the surgery there was some bladder injury as well, which was repaired successfully, and then the catheter was retained for another 2 weeks. जी तो मैडम। catheter was inside. The patient was having normal urine output. सारा कुछ ठीक उसका, but the vaginal leaking persisted. What can be the differential diagnosis? अब ये आपके पास एक केस है, एक जी केस है मैम। जो कि जिसने इस सिनेरियो के साथ प्रेजेंट किया, और इसमें हम आगे चलते हैं कि अब इसमें आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड द ऑनवर्ड मैनेजमेंट प्लान। जी जी मैडम। डॉक्टर यास्मीन, अब इस केस को आगे लेके चलें। मैडम इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस विजाको विजाइनल फिस्टुला हो सकता है, यूरेट्रो हम्म विजाइनल फिस्टुला हो सकता है, पेल्विक हम्म एब्सिस वॉल्ट एब्सिस जो कि वहां से ड्रेन हो रहा है वो हो सकता है, हम्म हम्म और इसके अलावा हेमाटोमा हो सकता है लेकिन उसमें ब्लड मिक्स्ड होगा ज्यादा, और वो पेशेंट ओके। पेन के साथ प्रेजेंट करेगी ज्यादा। हम्म। और इसके अलावा जो है तो ठीक है, इसमें आप के हिस्ट्री पॉइंट्स क्या होंगे? अब जब आप पेशेंट की हिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे, यू एनकाउंटर दिस पेशेंट ऑन द फिफ्थ डे एंड विद दिस कंप्लेंट, तो आपकी आगे मजीद जो इंटेरोगेशन है वो किस तरीके पे चलेगी? जी बिकॉज मैडम बेसिक इसमें इंफॉर्मेशन यू ऑलरेडी नो कि इसमें टाइप ऑफ सर्जरी क्या थी, और इसमें क्या इसके ऑलरेडी जो को एग्जिस्टेंट जो इंट्राऑपरेटिव क्या प्रॉब्लम्स थे वो थी, कॉम्प्लिकेशन इसको है। कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अदरवाइज कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है। जी मैडम। लेकिन ये जो सिनेरियो था, इसमें आप आगे कैसे इसको लेके चलेंगे? व्हाट इन डेफिनेट इंटेरोगेटिव पॉइंट्स यू विल सीक फ्रॉम द पेशेंट जी ऑन मैडम। हिस्ट्री? मैडम I will inquire for the whether the leakage is continuous or intermittent. Does she need to use some pad? Is there any associated lower abdominal pain or associated vaginal bleeding? Any associated fever and its pattern, if present, and any abdominal pain? Does she has passed bowel successfully or not? And orally allowed or not? Any abdominal pain while eating? And और उसके अलावा मैडम बस सेप्सिस को रूल आउट करने के लिए फीवर देखेंगे, दूसरी तो एग्जामिनेशन पॉइंट हो जाएंगी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और स्टेराइल स्पेकुलम एग्जामिनेशन जो कि इम्पोर्टेंट है। हम्म। इंट्रा ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव का पेन का मैडम मेरा मुझे ख्याल पता है है। आपने बताया है, लेकिन पेन किस तरह की पेन होगी, विच विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग मैडम जो कि इफ इट यूरिनरी इज ट्रैक्ट से प्रेशर रिलेटेड? टाइप, madam if it is pressure type of pain at pelvic area, it could be the pelvic abscess or vault hematoma. But if हम्म it is generalized abdominal pain, it means it is peritonitis or pelvic abscess or हम्म urinoma, हम्म or there is urinary leakage from the anastom from the repair site. हाँ, ठीक है। तो हम और पेन ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और और मैम एग्जामिनेशन फाइंडिंग हो जाएंगी। ठीक है, क्या एग्जामिनेशन फाइंडिंग? एग्जामिनेशन में पेशेंट का जर्नल लुक और इसमें हेल्थ। इसमें आप जो पेन के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, उसमें आप लंबर पेन का भी जरूर पूछोगे। जी जी मैडम ठीक है, बिल्कुल। जहां आप, क्योंकि देखो आप यूरिनरी ट्रैक्ट को की सस्पिशन, इंजरी की सस्पिशन है इस केस में, जी मैम। राइट फ्रॉम द किडनी अपर यूरेटर से लेके नीचे ब्लैडर तक, सारी का सारा यूरिनेटर ट्रैक्ट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, उसमें आपने उसको लोकेट करना है कि वो उसकी साइट एग्जैक्टली क्या है। तो जी मैम। उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें, एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजरी, ये दो चीजें हैं जो आपने डिटरमिन करनी होती हैं। तो लंबर पेन का भी आप जरूर पूछोगे। ठीक है, जी जी मैम। चलें जी आगे चलें अब एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स। मैम एग्जामिनेशन में जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, इट कुड बी टॉक्सिक बिकॉज ऑफ द सेप्सिस, एंड आल्सो मैडम वाइटल्स हम्म including the pulse, temperature is very important, blood pressure is very important, there could be हम्म intraoperative intraperitoneal bleeding, and हम्म also the chest and cardiac examination, other general examination, and the pale RNAs, jaundice, हम्म
per abdominal examination, especially for the abdominal distension, either it is localized or generalized, any peritonitis sign, including rebound tenderness or abdominal tenderness, and bowel sounds very important, and scar site, any leakage of the blood, urine, anything else, and also, madam, flank tenderness और इंट्रापेरिटोनियल अगर कोई ब्लीडिंग है या कलेक्शन है तो उसमें हमें फ्लूइड थ्रिल और शिफ्टिंग डलनेस, अगर ज्यादा डिस्टेंशन है तो शिफ्ट फ्लूइड थ्रिल, अदरवाइज शिफ्टिंग डलनेस या फ्लैंक टेंडरनेस चेक करके देखेंगे कि कोई इंट्रापेरिटोनियल कलेक्शन तो नहीं है। बावल डिस्टेंडेड भी हमें बज़ाहिर मिल जाएंगी। और उसके अलावा स्पेकुलम एग्जामिनेशन टू कंफर्म द लीकेज ऑफ द यूरिन। एंड सॉरी मैडम, हिस्ट्री में हमने ये भी पूछना था कि जो लीकेज है उसमें स्मेल जो है यूरिन की तो नहीं है, या उसकी वजह से एक्सफोलिएशन तो नहीं है। और उसके अलावा जो है स्टेराइल स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे लीकेज को कंफर्म करेंगे, अगर नहीं है तो हम जो टेस्ट करते हैं 3 स्वाब रख के वो टेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम मिथाइलिन ब्लू जो है वो ब्लेडर से रेट्रोग्रेड करके उससे भी कंफर्म कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब इसमें कुछ फाइंडिंग्स मैं आपको बता देती हूँ ऑन स्पेकुलम। कोई साइन सिम्टम्स अदरवाइज इन्फेक्शन के नहीं है, बट शी कंप्लेन्स ऑफ जनरलाइज्ड टेंडरनेस। जब आप एग्जामिन करते हैं तो टेंडरनेस का उसका है जनरली, दो देयर इज नॉट रिमार्केबल डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, और leakage is confirmed on the speculum examination and you see the watery fluid coming out through the vaginal vault। जैसे हमने टेक्निक की हुई है, वॉल्ट से वो आ रहा है। There is no, otherwise there is no vesico-vaginal fistula as visible on speculum examination। और ये है बाकी जो इसमें जो मिथिलिन ब्लू टेस्ट है that is negative। मैम आपने लीकेज का क्या बताया, कहाँ से है? इसमें जो मिथिलिन ब्लू टेस्ट है दैट इज नेगेटिव, यानी जो नेगेटिव है, और स्पेकुलम पे भी वो स्टेन एग्जामिनेशन पे नहीं हमें हुआ विद द मिथिलिन ब्लू। जी मैडम। और आपने लीकेज का क्या बताया था, कहाँ पे है? लीकेज फ्रॉम वेजाइनल वॉल्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, वेजाइनल वॉल्ट से। सही, ठीक है मैडम। एक और चीज मैं भूल गई थी, यूरिन आउटपुट पेशेंट का, क्योंकि कैथेटराइज थी ना तो वो मैंने मुझे बताया देखना था था। ना कि वो ठीक है, एडिक्वेट है, जी मैडम। वो तो ठीक है। इसमें मैडम फर्दर इसको जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई अब विल आपका इस पे जो मैंने आपको एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स बताई हैं उस पे आपका डायग्नोसिस फिर क्या बना, जो आपने इतने सारी मुझे डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताए, उसमें से अब इसमें जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है वो क्या हुआ? जी मैडम। मैडम इसमें जो है लीकेज फ्रॉम द जो इंजरी हमने रिपेयर की थी ब्लेडर वहां से, एंड आल्सो कुड बी द But यूरेट्रिक I have इंजरी। told you that methylene blue test is negative। इसका ये मतलब है कि जो फ्लूइड आ रहा है विजाइनल वॉल्ट से वो स्टेन नहीं हुआ विद द methylene blue। मैडम जो ब्लेडर इंजरी है वो तो पेरिटोनियम में भी मतलब लीकेज हो सकती है ना, नीचे ना आ रही हो, तो वो पॉसिबिलिटी है ना कि ब्लेडर इंजरी, वो एनास्टोमोसिस जो हमने बनाया वो ठीक नहीं बना, वहां से लीकेज हो रही है। और उसके अलावा लेकिन यूरेट्रिक अगर इंजरी। आप मीथलीन ब्लू से इसको टेस्ट कर रहे हो, मीथलीन ब्लू सारे ब्लैडर को फिल कर देगी। सो व्हाट एवर इज ओजिंग थ्रू दैट प्रीवियस जो रिपेयर है उसका, ब्लैडर का रिपेयर, उसमें से वो निकल के अगर पेरिटोनियम कैविटी में आएगी तो डेफिनेटली उसने वॉल्ट के थ्रू ही एक्सक्रीट होना है, जी जी तो मैडम, उसको तो ये भी। स्टेन होना और चाहिए। इसके इफ इट अलावा इज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर तो उसको फिर स्टेन हो जाना चाहिए। जी But मैडम। that fluid coming out through the os is not stained with methylene blue। इसका क्या मतलब हुआ? मैडम यूरेट्रिक इंजरी है, मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी, पर मतलब मैंने जो है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है कि अगर स्टेन नहीं हो रहा तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। डेफिनेटली आपका जो है वो उसमें डायग्नोसिस यही बनेगा कि चूंकि वो फिर ब्लैडर का प्रोबेबली लीकेज नहीं है, ये यूरेटर का लीकेज है। यूरेट्रिक लीकेज है। जी मैडम। ठीक है, ये फिर और यूरिटेरिक लीकेज है। जी अब मैडम। यूरिटेरिक लीकेज जो है वो आपने जो सर्जरी की उसमें हाउ द यूरेटर्स कैन बी इंजर्ड, या उसमें मैडम उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट या क्या हुआ होगा जिसमें व्हाट कैन बी द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, ऑफ यूरिटेरिक इंजरी बेसिकली एट द टाइम ऑफ दिस सर्जरी विच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, उसमें कैसे इंजर हुआ होगा?
मैडम इस पेशेंट में जो है वो हीमोस्टेसिस सिक्योर करने के लिए जो क्लैंप्स लिए गए, या मतलब उस दैट इज अ रिस्क फैक्टर. पेशेंट वाज हम्म morbidly adherent placenta, that is a risk factor, because हम्म in that the bladder can be involved while the adherent placenta can invade the bladder. So while हम्म separating the bladder there could be the risk of the ureteric injury also. And हम्म while clamping the मतलब ब्लीडिंग को सिक्योर करने के लिए जो हम क्लैंप्स लगाते हैं, ब्लाइंडली अगर लग गया तो वो यूरेटर को भी इंजरी कर सकता है. हम्म अब इसमें जो है वो अब बेसिकली व्हाट पार्ट ऑफ द यूरेटर कुड हैव बीन इंजर्ड एट दिस सर्जरी. ठीक है, इसमें ये बेसिकली जब आपका स्ट्रक्चर्ड वाइवा चल रहा होता है तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. जी जी मैडम. बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो द यूरेटेरिक कोर्स, जी मैडम. उसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के ये कैसे इसमें इंजर हुआ होगा इस तरह की सर्जरी में. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक सर्जरी एट दिस टाइम. द जी पेशेंट underwent cesarean hysterectomy for abnormally adherent placenta and there was some problem in securing the hemostasis. ठीक है, जी मैडम. और उसमें हमें थोड़े से मल्टीपल सुचर्स लेने पड़े स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड. जी तो जी. अब ये लेफ्ट साइड की मैं बात बार बार क्यों कर रही हूँ? सॉरी मैडम, मुझे याद नहीं आ रहा इसकी वजह. अच्छा, इसमें आपने बताया था बेसिकली कि लेफ्ट साइड पे उसको बेसिकली ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी वॉल्ट पे, तभी हमने हीमोस्टेसिस सिक्योर करने की कोशिश की हाँ, थी शायद, इस इसमें वजह से इस लेफ्ट यूरेटर. ये भी एक चीज है. और जाहिर है हमने जो हमारा एक प्लेन ऑफ डिसेक्शन होता है हिस्टेक्टमी के टाइम पे, उसमें हमें थोड़ा सा उससे बियॉन्ड लेटरली जाना पड़ा. और जो अच्छा. लेफ्ट यूरेटर होता है दैट इज मोर एट रिस्क ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक कोर्स. ठीक है, अब जो जी कोर्स ऑफ यूरेटर है इसको तो बिल्कुल जुबानी याद कर लें कि कोर्स ऑफ यूरेटर उसके जो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें वो कहाँ से, खास तौर पे वी आर मोर कंसर्न विद द पेल्विक पार्ट ऑफ द यूरेटर, कि वो कहाँ वेनेटिव. से एंटर होएगा पेल्विस में, और फिर पेल्विस में आके उसकी जो एनाटमी है वो क्या होगी in रिलेशनशिप का. relation with the pelvic viscera and in relation with the different vessels. जी क्योंकि मैडम. वो आपके एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं जिसपे आपने उसको आइडेंटिफिकेशन करनी होती है. जी एंड मैडम. was there any strategy to prevent this injury? क्योंकि अभी तक हमारा जो डायग्नोसिस बना है वो ये कि ये यूरिटेरिक इंजरी है because of the type of difficult surgery and because of the specific history and examination findings, जी मैडम. जिसपे हमने ये कंक्लूड किया कि ये यूरिटेरिक इंजरी है. नाउ जी हाउ वी हैव टू प्रोसीड फर्दर. एक तो ये मैकेनिज्म की जो बात हमने कर ली उसको हम बाद में भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं. अब ये हमने अभी तक ये सोच लिया कि ये प्रोबेबली इट्स यूरेटेरिक इंजरी. ठीक जी. है, जी मैडम. अब हम इसको मजीद प्रोसीड कैसे करेंगे? हाउ वी विल कंफर्म इट एंड हाउ वी विल प्रोसीड फॉर इट्स मैनेजमेंट? Madam, for the diagnosis and confirmation, we will involve the urologist first and do some investigations, including IV urogram, CT urogram, CT contrast, जिसमें हम site of defect को जो है वो diagnose करते हैं. IV हम्म urogram हमें जो है confirm करता है कि either it is ureteric injury or not. हम्म जी ठीक मैडम. है, और उसके अलावा तो इस रेट्रोग्रेड यूरोग्राम भी कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे? मैडम उसमें ब्लेडर से करते हैं ना, किससे? ब्लेडर से डाई डाल के और स्केन्स लेते हैं डिफरेंट, ताकि हमें पता चले कि कौन सी डाई यूरिन. डालेंगे? एक तो मिथाइलिन ब्लू आपने मीथिलीन और ब्लू का मुझे बता दिया, लेकिन कौन सी डाई डालेंगे? इंडिगो कैरामीन. इंडिगो कैरामीन भी 2 वो डाई है ना. वो वो ज्यादातर जो है वो आईवी. इंट्रावीनस यूरोग्राम जो है वो उसके जरिए इंडिगो कार्मिन हम यूज करते हैं. ठीक है. और मैडम इसके अलावा सिस्टोस्कोपी पे अगर चाह हमें जो है यूरिन लीकेज फ्रॉम द बोथ हाँ यूरेट्रिक ऑरिफाइसेस आ रही है, इट मींस के हाँ यूरेट्रिक इंजरी नहीं है. अगर नहीं आ रही, इट मींस के ठीक है यूरेट्रिक इंजरी. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज जिसपे कि हमें पता चल जाएगा. जी नाउ मैडम. इन दिस पेशेंट सिस्टोस्कोपी वाज परफॉर्म्ड और इसके अलावा एमआरआई वाज डन. एमआरआई कंफर्म्ड पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लेफ्ट यूरेटर in the in the lower part of the ureter.
ठीक है। सही है। ये तकरीबन समझ लें कि कोई 4-5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ब्लैडर ऑरिफिस, जो ब्लैडर का इसकी है ना उसका जो यूरिट्रो वेसिकल जंक्शन है वहां से कोई 4 सेंटीमीटर उसका डिस्टल यानी प्रॉक्सिमल हम उसको कहेंगे, डिस्टल पार्ट ऑफ द यूरेटर, लेकिन उस जंक्शन से ऊपर 4 सेंटीमीटर पे उसका ब्लॉकेज आइडेंटिफाई हुआ एज ऑन एमआरआई। और इस जो सिस्टोस्कोपी हमने की उस पे देयर वाज रिड्यूस्ड ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन फ्रॉम द लेफ्ट यूरेटरिक ऑरिफिस। सही है अब मैम। इस क्या करेंगे, ये अब आपके पास इन्वेस्टिगेशन भी आ गई। जी मैडम। मैडम इसमें हम जो है सबसे पहले तो पेशेंट्स को डायग्नोसिस के बारे में काउंसिल करेंगे, इन्वॉल्व द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच इन्वॉल्विंग द हम्म। सीनियर ऑब्स्टेटिशियन एंड यूरोलॉजिस्ट, हम्म। एनेस्थेटिस्ट आल्सो एंड हम्म। हम्म। हेमाटोलॉजिस्ट। और हम्म। उसके बाद जो है पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे। अब इस पेशेंट में जो है सेप्सिस के साइन तो नहीं है, लेकिन हम्म। पेरिटोनाइटिस के साइन तो हैं। और हम्म। उसके अलावा जो है और रिपेयर करने की भी जरूरत है क्योंकि उसको फिस्टुला बन गया है। और हम्म। जो है इसको हम कंजर्वेटिवली विथ द यूरेट्रिक स्टेंटिंग भी रख सकते थे, लेकिन इसमें हम्म। यूरिनरी लीकेज काज करवा रहा है पेरिटोनाइटिस, जो कि आगे चल के सेप्सिस में कन्वर्ट हो हम्म। सकता है। तो हम्म। मैनेजमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ यूरोलॉजिस्ट हम्म। with the involvement, but it हम्म। can be managed conservatively with the ureteric stenting with antibiotic and continuous bladder drainage. But हम्म। and if it is not getting improved, then it could be it will be repaired. हम्म। अब एज द पेशेंट कंडीशन रिमेन स्टेबल एंड द यूरोलॉजिस्ट व्हाट इज इन्वॉल्व एट द इनिशियल स्टेजेस, जी और ये मैडम। सारा वो डिस्कस हुआ, तो इसमें दिस वाज डिसाइडेड टू गिव हर वेटिंग टाइम ऑफ 6 वीक्स एट लीस्ट। ठीक है, वेटिंग टाइम के बाद देन शी व्हेन शी केम बैक एंड एट द सेम ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड her ureteric stenting was done on cystoscopy, and this was partially basically they were successful to pass the ureteric stent जी into मैडम। the left ureter as well because this was partial obstruction. मैडम एक और चीज मुझे पूछनी है, इसमें अगर इंजरी लेफ्ट साइड की है तो स्टेंट तो हम दोनों साइड की ही करेंगे ना? हाँ, दोनों साइड के करते हैं। ठीक है मैम। मतलब सही है इसमें मैम। ये होता है कि मतलब जाहिर है उसमें मकसद जो यूरेटेरिक स्टेंटिंग का होता है वो ये कि उसमें रिट्रोग्रेड हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप ना हो, उसका हाँ, कंस्ट्रक्चर और डेवलप ना हो। ठीक है, ठीक है मैम। क्योंकि अगर नेक्रोसिस होता है वो गिव वे कर जाता है तो एटलीस्ट ड्रेनेज जो है वो उसका होता रहे। जी तो मैम। यूरेटेरिक स्टेंटिंग हमने कर ली। अब उसमें 6 वीक्स के बाद ये पेशेंट आई है, अब हम क्या करेंगे। शी रिमेन मैम थ्रू आउट, बट शी कंप्लेन्ड ऑफ एन ऑन विजाइनल लीकिंग, जैसे पहले उसको थी उस तरह की उसको होती रही। इसका मतलब है कि पार्शियली यूरेटर ने गिव वे किया, उस जगह का नेक्रोसिस हुआ और वहां से भी उसका लीकेज था, अगरचे उसमें उसको स्टेंट हमने डाला हुआ था। लेकिन वो हील नहीं हुआ नेक्रोसिस की वजह हाँ, से। हील नहीं हुआ नेक्रोसिस, क्योंकि देखो ये तो उसके अंदर है ना, पाइप तो उसके ऊपर से खुला हुआ है, जी तो मैम। कहीं कोई थोड़ा बहुत जो है वो हो सकता है उसमें वो आ जाता हो कुछ थोड़ा बहुत कभी कभार। सो इट हम्म। वाज ऑफ एंड ऑन, नॉट कॉन्टिन्यूस। इनिशियली इट वाज कॉन्टिन्यूस लीकेज। जी ठीक है, मैम। तो अब हम इसमें क्या तो फिर हम करेंगे। मैम इसमें तो हम आईवी यूरोग्राम की टेस्ट करवाते हैं, हम्म। लेकिन हम्म। इसमें तो बज़ाहिर जब लीकेज है इट मीन्स कि वो हील ही नहीं हुई, तो हील इसमें तो ही बस नहीं हुआ, एको ही ठीक है। हाँ, ही होगा ना? तो लेप्रोटमी एक और वाज है। डिसाइडेड इन दिस पेशेंट। ऑन लेप्रोटमी इसका जो तकरीबन जो मिडल 2/3 और लोअर 1/3 है उसके जंक्शन पे देयर वाज ब्लॉकेज, जो ठीक है मैम। यूरोलॉजिस्ट ने जाहिर है उसमें फिर प्रोसीड करना होता है। जी तो मैम। स्टेंट वाज ऑलरेडी देयर और वहां पे ब्लॉकेज उसका था, पार्शियल ब्लॉकेज था। जी तो मैम। अब हम जो पार्शियल ब्लॉकेज है, स्टेंट इनसाइड है, उसको हम फिर ट्रीट कैसे करते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ यूरेटेरिक इंजरी। मैम इसमें इफ इट वाज इमीडिएटली डायग्नोज्ड इंट्राऑपरेटिवली, उसमें तो हम जो है उसको ऑब्स्ट्रक्शन के टाइप्स हैं जैसे किंकिंग है, हम्म। ट्रांजैक्शन है, वो हम देख के उसको रिलीव भी कर सकते हैं। लेकिन ये हो गई क्रॉनिक और ये हो गई नेक्रोज्ड, इसमें तो हम्म। पार्शियल सेक्शन होगी उस नेक्रोज्ड एरिया की इस यूरेटर की।
जी मैम। डेफिनेटली उसमें जो ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट है उतना सा वो हम निकाल देंगे, रिसेक्ट करना resection होगा। of that obstructed part, and then we will, क्योंकि by जी the मैम। 6th time the inflammation has been resolved and every other thing, वो सारा कुछ जो एंटीबायोटिक्स एंड सब चीजें चलती हैं वो सबके साथ साथ ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट जो है वो उसको रिसेक्ट करके इट विल बी एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। जी मैम। ठीक है, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। अब एंड टू एंड एनास्टोमोसिस जो हम करते हैं उसका प्रिंसिपल क्या होता है? मैडम प्रेफरेबली इट शुड बी यूरेट्रोस्टोमी ऑफ द सेम साइड। यानी ऊपर वाला यूरेटर और नीचे वाले यूरेटर को आपने एंड टू एंड मिला दें। एनास्टोमोसिस वही हुआ ना, कि दरमियान का आपने जो डिजीज पोर्शन था या ब्लॉक पोर्शन था, ऑब्स्ट्रक्टेड था, वो निकाल दिया आपने। जी मैडम। अब आपने जो है वो इसको अब करना है, स्टिच करना है, तो उसमें जी मैडम। बेसिकली उसका रूल क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है? मैडम उसका ये है कि उसकी जो एडवेंटेशिया है साइड की उसको हम बचाएं, स्पेचुलेटेड करें एंड्स को, ताकि हमें ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाए एनास्टोमोसिस के लिए। एसेप्टिक टेक्निक्स यूज करें, और जो हम्म है डिलेड एब्जॉर्बेबल सुचर है जैसे 30 वाइक्रल है उससे रिपेयर हम्म करें, और हम्म रिपेयर करने के बाद जो है वो स्टेंड कर दें और कंटिन्यूअसली ड्रेनेज करें, एंटीबायोटिक कवर दें, और हम्म यही प्रिंसिपल्स है। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें बेसिकली जो बाकी प्रिंसिपल हैं कि मोबिलाइजेशन आपने करनी होती है, विदाउट टेंशन आपने उसको सुचर करना होता है, और उसका एडवेंटिशिया और जो ब्लड सप्लाई है वो वाटर आपने टाइप रिटेन होता करना है। होता है। और इसके अलावा वो बहुत एक वाटर टाइट क्लोजर होना चाहिए, वो सारा कुछ। और इन्फेक्शन फ्री, कोई सेलुलाइटिस, कुछ इन्फ्लेमेशन, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए जो हम प्री ऑपरेटिवली ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। जी बट मैम। एट द अदर एंड आप इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, ऐसे नहीं है कि सिंपली हॉरिजॉन्टली ऊपर वाला हिस्सा काटो, नीचे वाला काटो और जोड़ दो। द नहीं मैम। रिजल्ट विल बी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन लेटर ऑन। जी मैम। इसलिए हमेशा ये गट की इंजरी में भी ये एक प्रिंसिपल होता है, और इसकी इंजरी में भी होता है, लेकिन ब्लैडर की इंजरी में नहीं होता। जी मैम। तो यूरेटर में भी ये होता है कि इसको आप स्लांटिंग तरीके से इंसिजन देते हो। ठीक है, हम्म। इसको थोड़ा सा ऑब्लिक से, इसमें बेसिकली जहां पे आपने उसको स्टिच किया है एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, उसको ऑब्लिक मैनर में आपने स्टिच करना होता है, इस तरह से कि वो ल्यूमन इज मोर वाइडर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द यूरेटर। जी क्योंकि मैम। जब फाइब्रोसिस होगा उसकी हीलिंग होगी, दैट टेंड्स टू कंस्ट्रिक्ट, तो वो जी मैम। कंस्ट्रिक्ट होगी भी उसका एडिक्वेट ल्यूमन जो है वो मेंटेन रहे। सही। तो ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। ये एट द एंड ना दो चार तस्वीरें मैंने रखी हुई हैं पेन ड्राइव में, वो मैं आपको दिखा दूंगी क्योंकि देखने से ज्यादा समझ आती है। तो जी मैम। ये जो है इसको इसमें इस तरह से करना होता है कि ऑनवर्ड जो लेटर ऑन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है उससे बचाना होता है, ताकि उसका ल्यूमन नैरो ना हो। जी मैम। अब प्रोवाइडेड अगर हमारे पास से ये पेशेंट का बहरहाल ये हुआ एंड टू एंड एनास्टोमोसिस एंड शी वाज रिकवर्ड, लेकिन कमिंग टू द अदर सिनेरियो, अगर फर्ज किया ये इसका टोटल ब्लॉकेज होता, तो जी मैम। टोटल ब्लॉकेज होता, वी वर नॉट एबल टू पास स्टेंट, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या थी? पेशेंट हैविंग कॉन्टिन्यूअस ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन थ्रू वेजाइना। मैम उसमें जो है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन विल रिपेयर विल डिपेंड अपॉन द साइट, द नहीं, अभी एक्सटेंट ऑफ द अकॉर्डिंग टू द इंजरी। यूरोलॉजी दिस इज नॉट द टाइम टू रिपेयर, शी शुड हैव बीन वेटिंग टाइम ऑफ 6 वीक्स एट लीस्ट। जी मैम। वो तो हमेशा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में आप करोगे, इन ड्यूरेशन में या नहीं, स्वेलिंग हुई हुई या टिश्यूज की उसमें करोगे उसमें तो वो फील हो जाएगा। जी मैम। सो यू हैव टू गिव टाइम। तो उस टाइम पीरियड में आप इसमें क्या कर सकते हैं? टोटल ब्लॉकेज ऑफ, टोटल ऑब्स्ट्रक्शन of the left ureter. However, there is a fistula formation in the ureter due to that obstruction, due to some injury necrosis जो हुआ later on, and the patient is passing urine through the vagina. मैम उसमें टोटल ऑब्स्ट्रक्शन में यूरेनोमा या जो है ब्लेडर को यूरेनोमा हो जाता है या पेरिटोनाइटिस हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लेडर जो है मतलब इंजरी हो जाती है, तो उसको बचाने के लिए और पेशेंट को नहीं नहीं, ब्लैडर की तो हम नेफ्रोप्टोमी। बात ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ यूरेटर की बात कर रहे हैं। मैम ब्लैडर इसमें एट द जो अदर एंड इज ओके, नेफ्रोप्टोमी उसमें कोई मसला की नहीं है। इसी पेशेंट की नेफ्रोस्टोमी की। बात कर रहे हैं कि इसमें वी आर नॉट एबल टू पास यूरेटेरिक स्टंट, जी लेकिन मैम। वो मैम ब्लॉकेज है वहां पे। और इसके अलावा
पेशेंट जो है उसमें एक फिस्टुला बन गया, यूरिटेरिक फिस्टुला, जिसके थ्रू वो कर रही है, मतलब उसका यूरिनरी लीकेज है थ्रू द वेजाइनल वॉल्ट। मैम इसमें नेफ्रोस्टमी ट्यूब डालते हैं कि ब्लेडर इंजरी ज्यादा ना हो और वो कंटिन्यूअसली ड्रेन होता रहे। तो ड्रेन तो वो हो रहा है थ्रू वेजाइनल, और वो वेजाइनल वॉल्ट लेकिन वो वो तो ड्रेन हो ऑब्स्ट्रक्शन रहा भी है। तो है ना मैम, स्टेंट नहीं डाल पा रहे हम। तो ऑब्स्ट्रक्शन ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्शन नीचे तो ऑब्स्ट्रक्शन हुई, ऊपर मैम फिस्टुला बन गया। मैम जो पेल्विक ब्रिम वाला जो पार्ट है उसका ब्लेडर का, अगर वहां हम पे अल्ट्रासाउंड पे देख नेफ्रोस्टमी। लें, अगर हम अल्ट्रासाउंड पे देख लें कि इसका जो है वो कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप नहीं हुआ, और हाइड्रोनेफ्रोसिस तो तब डेवलप होगा ना जब उसको यूरिन को कोई और जो है वो ड्रेनेज का रास्ता ना मिले। But the ureter has found its way of leakage through that fistula into the peritoneal cavity and then through the vaginal vault. हम्म You still think that it needs to, we need to pass DJ stent, nephrostomy जो हम करते हैं। मैम डीजे स्टेंट तो पास नहीं हो रहा ना ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो हम नेफ्रोस्टमी ट्यूब डालेंगे ना। जो हाँ। लीकेज नीचे से हो रही है वो नेफ्रोस्टमी इस ट्यूब के जरिए बाहर बॉडी के ड्रेन होता रहे, हाँ, और पीछे जो है वो ब्लेडर लेकिन इंजरी कम फिस्टुला हो। फिस्टुला तो बेटा वहीं पे है। जी मैम। Unless you pass that tube, nephrostomy tube, directly into the renal pelvis, जी मैम उसी में ही डालेंगे ना। उनके पेल्विस के अंदर डालो, तब तक वो फिस्टुला लीक करता रहेगा। जी मैम। ठीक है। मैम तो कुछ में डाल उसमें के फिर। अगर पेशेंट में कोई पेरिटोनाइटिस नहीं हुआ, फिस्टुला बन गया, उसके थ्रू लीकेज हो रहा है, डेफिनेटली इट कैन कॉज एक्सकोरिएशन एंड द पेरिटोनाइटिस, द रिस्क इज देयर। लेकिन जी मैम। अगर आप उसके रीनल पेल्विस में वो स्टेंट वो डाल देते हैं, ड्रेनेज ट्यूब, जी तो जी। दैट इट कैन सर्व द पर्पस। मैम इसमें हम वही तो करेंगे ना, बाईपास कर रहे हैं ना हम इंजरी साइड को। हाँ ठीक है, फिर हम उस सूरत में हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। टिल द टाइम पेशेंट इज रेडी फॉर दिस रिपेयर रिपेयर। जी प्रोसीजर। मैम। ठीक है। तो यही यही चीज जो है, ये यही फिस्टुला बन सकता है अगर हमने उसका ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज कर दिया हो, अगर जी हमने उस जगह पे हीमोस्टेसिस करते करते बहुत ज्यादा कॉटरी यूज कर ली हो, जी जायरे मैम। इस्कीमिक नेक्रोसिस उससे हो सकता है। तो जी जी। ये वो चीज है जिसको हमने इस तरह से लेके चलना है। ठीक है। अब अगर फर्ज किया इसमें जो इसको जब हम डीजे इसका जो स्टेंट हमने डाला हुआ है आफ्टर द रिपेयर ऑफ दिस यूरेटर, ठीक है, वो जी मैम। हमने कर लिया, रिपेयर कर लिया, और उसके बाद वो स्टेंट बीच में कितने अरसे के लिए रहना चाहिए? मैम 2 वीक्स के लिए, और 2 वीक्स के बाद आईवी यूरोग्राम करके अगर लीकेज नहीं है यूरिन का तो फिर ही हम निकालेंगे। डू यू थिंक 2 वीक स्टेंट विल बी ओके? 2 हफ्ते का स्टेंट डालना एक इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, मैम उसमें मुझे तो सही यही आता रहेगा? है। इसमें 6 वीक्स के लिए डालना ज्यादा बेहतर होगा आफ्टर द सर्जरी। ठीक है ठीक है। मैम। और ये यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो इतना ही टाइम के लिए रखते हैं उसमें। मैम ये ठीक है, यूरोलॉजिस्ट डूइंग ए रिकॉर्डिंग सर्जरी मुझे नहीं का मिला। इतना टाइम पीरियड होता है। 2 वीक्स चलिए। के लिए होता है, बहुत माइनर अगर हो, और उसमें हमें सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए करना, और बहुत माइनर सा ट्रॉमा हो, तो उसमें किया जाता है, अदरवाइज नॉट। अब इसमें हम आते हैं कि व्हाट कुड वी डू एट द टाइम ऑफ सर्जरी, कि जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट द यूरिटेरिक इंजरी एट द टाइम ऑफ डिफिकल्ट सर्जरी? मैम कुछ मेजर्स इंट्राऑपरेटिवली होते हैं, जैसे आप मुझसे इंट्राऑपरेटिवली पूछ रही हैं, कुछ प्री हाँ ऑपरेटिवली भी होती हैं। ठीक है, बताइए। इंट्राऑपरेटिवली जो है हम ब्लाइंड क्लैंपिंग ना करें, यूरेट्रिक अगर हमें डायसेक्शन करनी है उस एरिया की, ब्लेडर को ठीक से हम नीचे रिट्रैक्ट करें, सिजेरियन सेक्शन, हाँ रीजन्स को हाँ। डायरेक्टली डायसेक्ट करें, डायथर्मी की वोल्टेज को कम से कम यूज करें, और जहाँ हाँ, पे हमारे बेसिकली पास। डायथर्मी का बेतहाशा इस्तेमाल भी बाज दफा मसला करता है, क्योंकि इसमें जो खास तौर पे जो मोनोपोलर होती है, जिसमें टिश्यू से हट के बाकी लेटरल उसकी जो है वो थर्मल इंजरी भी हो सकती है टिश्यूज की, तो उसमें जो उसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है ऑफ दैट जो वो है हीट की,
वो ज्यादा होती है, इट कैन बी अप टू 3 to 5 mm। और अगर आप ब्लैडर के ऊपर या फर्ज किया नियर टू द यूरेटर्स, अगर आप उसमें वो डायथर्मी कर रहे होते हैं, आप ब्लड वेसल्स को कर सकते हैं, आप यूरेटर की वॉल को कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो इसमें जो है वो ज्यादा उसके चांसेस, थर्मल इंजरीज के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए उसको मिनिमम पे इस्तेमाल करके, अब देखो जब आपने एब्डोमिनल वॉल को खोलना होता है या आपने इसमें फैट में या बाकी चीजें उसमें आप थोड़ा सा ज्यादा रखते हो, बट एज यू प्रोसीड टू द इंट्रा एब्डोमिनल कोएगुलेशन कॉटरी स्पेसिफिकली, तो वहां पे आप उसकी कॉटरी की स्ट्रेंथ कम कर दो। बाज दफा ये 20 भी काफी होती है, लेकिन अमोन सेट हुई होती है वो 50 से ऊपर हुई होती है, 50-60 के करीब। तो इसको अगर आप 20 पे भी ले आए तो उसकी लेटरल या डीप थर्मल इंजरी जो है वो हम वो कम कर सकते हैं। और इसको सिर्फ सिर्फ उसको टिश्यू को आप सिर्फ सरफेस से टच करें, तो उसमें उसका जो है वो, क्योंकि छोटा सा कोई अगर कैपिलरी है इस तरह का, तो वो तो सिर्फ सरफेस से टच भी करेंगे तो ठीक रहेगा। बट टू मच कॉटरी एप्लीकेशन शुड बी अवॉइडेड ऑन टू द ब्लैडर एंड नियर टू द यूरेटर एरियाज। अब यूरेटर्स को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ सर्जरी? मैम बाय पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, बाय पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ऑफ द यूरिन जो थ्रू द जो यूरेटर। ज्यादातर, क्योंकि बाज और मैडम दफा खास तौर पे जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं या जो डिफिकल्ट सर्जरीज होती है उसमें आपको आंखों से तो नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि ये रिट्रोपेरिटोनियल है। तो लेकिन जब आपने इतनी लेटरल पेल्विक डिसेक्शन में जाना होता है इन द डिफिकल्ट सर्जरीज, गायनी की हो या ऑप्स की हो, तो उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आपको पता चल जाती हैं। और बाज दफा कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसको आप आंखों से देख के नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते कि ये क्या है। पेरिस्टाल्सिस भी एक चीज है, बट द सेकंड थिंग टू कंफर्म इज टू जस्ट पास अ फाइन नीडल एंड देन एस्पिरेट इट। आपको पता जी चल जाएगा ये यूरेटर है या ब्लड वेसल है। और या उस ब्लड। एक पिन पॉइंट से उसमें कोई मसला नहीं होता, जो बहुत फाइन नीडल होती है उसमें उसमें कोई उसमें ऐसी इंजरी आने के चांसेस नहीं होते। सो दैट इज अनदर कंफर्मेटरी टेस्ट। जी मैम। अब बाज दफा आपको बिल्कुल एनाटमी इतनी डिस्टॉर्ट हुई होती है, जैसे बहुत ज्यादा ग्रेड फॉर एंडोमेट्रोसिस है या जैसे मेलिग्नेंसी के केसेस हैं, कि उसमें यूरेटर्स एक तो इसकी एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन भी हो सकती है, वो उसका थोड़ा सा कोर्स डिफरेंट हो सकता है। आप जी समझ रहे होते हैं कि इसका कोर्स इस तरीके से लेटरल पेल्विक वॉल में है, फिर उसके बाद जब व्हेन इट एंटर्स इनटू द पेल्विस सैक्रोइलिक जॉइंट के ऊपर, फिर ये जो है वो क्रॉस करता है ये कॉमन आइलिक वेसल्स को, फिर इट रन्स मीडियल टू द इंटरनल आइलिक वेसल्स, और उसके बाद फिर इट रन्स अंडर द यूट्राइन आर्टरी बिफोर इट एंटर्स इनटू द ब्लैडर। जी तो मैम। बात का ये कोर्स इस तरह से नहीं होता। नहीं सो मैम। इन दोज केसेस इट इज ऑलवेज सेफ टू to स्टेंट प्री pass ऑपरेटिवली। ureteric stents through cystoscopy before the surgery। जी मैम। इसमें हमेशा ये, क्योंकि देन यू कैन फील इट, आप कम से कम उसमें जो टेक्टाइल आपकी जो एक सेंस होती है उसके साथ आप उसको फील कर सकते हैं कि यस दिस इज यूरेटर। तो वहां पे फिर आप ज्यादा कॉटरी या लिगेशन या लिगेचर या बहुत सारी चीजें उनको आप अवॉइड करते हैं। तो ये एक प्रोफाइलैक्टिक या प्रिवेंटिव मेजर्स ये होती हैं जो कि इसमें हम यूरिटेरिक इंजरी को बचाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जो कि इसमें करना चाहिए। अच्छा, जी अब मैम। हम ये तो हो गया यूरिटेरिक इंजरी से रिलेटेड। अब जो है दूसरा जो हम केस इसमें कर लें, अब यही अगर इसी केस का हम लें कि यही वाला केस अगर हम इसमें ले लें और उसमें हम ये करें कि वाइल द डिसेक्टिंग द ब्लैडर, प्रीवियस 3 सिजेरियन सेक्शन थे और अब इसमें जो है वो प्लेसेंटा इंक्रीटा हो गया एंड वी आर डूइंग द सर्जरी फॉर इट। वाइल सेपरेटिंग द ब्लैडर down in the course of the hysterectomy, you find a rent in the bladder। जी मैम। ब्लैडर में वो रेंट आ गया और उसमें यू कैन क्लियरली सी द कैथेटर बल्ब इनसाइड। जी मैम। आप कैसे प्रोसीड करोगे? मैम इसमें इमीडिएटली वी विल इन्फॉर्म द एनेस्थेटिस्ट, इन्फॉर्म द स्क्रब नर्स
वो एंड तो ऑलरेडी एनेस्थेटाइज्ड हुई हुई है, स्क्रब नर्स भी आपके साथ ही खड़ी है, ये तो सर्जरी के दौरान में हुआ है ना। मैम इसमें जो है कॉल करेंगे क्योंकि देखो सीनियर। जो यूरेटेरिक लीकेज था वो हमें सर्जरी के बाद पता चला, हमें सर्जरी के दौरान में नहीं पता चला, लेकिन जी मैम। सर्जरी के बाद पता चला। लेकिन ये जो है ये तो इमीडिएटली वाइल डूइंग द सर्जरी हमें ये रेंट जो है वो नजर आ गया, एंड देयर वाज यूरिनरी लीकेज थ्रू इट एंड बल्ब वाज विजिबल। जी मैम। हम्म मैम इसमें जो है कॉल फॉर हेल्प स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म वी विल कॉल फॉर हेल्प एंड हम्म reassure the inform the patient and reassure her that we are dealing with the such हम्म complication if she is conscious. Okay ma'am. हम्म। After that we will identify कॉन्शियस तो that. अमूमन नहीं होती, प्लेसेंटा इन क्रीटा पर क्रीटा वाला जब हम सेक्शन करते हैं तो वो स्पाइनल में नहीं होता अमूमन, जी ज्यादातर मैम। वो जीए में ही होता है, क्योंकि लंबी सर्जरी होती है, डिफिकल्ट होती है और उसमें कुछ भी हो सकता है। जी मैम। मैम ठीक उसके है। अलावा जो है साइट एंड एक्सटेंट ऑफ इंजरी को अलबत्ता आइडेंटिफाई अलबत्ता करें। ये चीज है कि ऐसे पेशेंट में आप प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग कर चुके होते हैं, जी क्योंकि मैम। ये जो प्रीवियस 3 सिजेरियन सेक्शन और अब प्लेसेंटा इन क्रीटा पर क्रीटा वाला केस है उसमें सारा कुछ आपने उसको बताया हुआ है, जी मैम। ट्रॉमा, इन्फेक्शन, हेमरेज एंड विसरल इंजरीज, और बड़ा हम्म। स्ट्रांगली विसरल इंजरी, क्योंकि ब्लैडर तो बिल्कुल उसके साथ है। जी मैम। ठीक है। तो एक्सीडेंटल इंजरी ऑफ यूरेटर उसमें हो गई, लेकिन जो ब्लैडर की इंजरी है वो तो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड होती है ऐसे केसेस में, तो वो आपने ऑलरेडी बताया हुआ है। जी मैम। हाँ जी। तो मैम उसके अलावा जो है साइट एंड एक्सटेंट ऑफ इंजरी को आइडेंटिफाई करेंगे हम्म। विद अवर इट कंसल्टेंट। इज इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर, इट इज इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर। Ma'am, then we will identify the ureteric orifices because there is a chance, there is हम्म more risk of the injury to the trigone area. So हम्म we will identify the ureteric orifices with हम्म feeding tube जो है वो डाल के भी कर सकते हैं अगर हमारे पास हम्म यूरोलॉजिस्ट स्टेंटिंग के लिए अभी तक मौजूद नहीं हुआ तो। और ठीक है। मीनवाइल जब तक यूरोलॉजिस्ट पहुंचे। और जो हम्म है उसके अलावा यूरेथ्रल में तो मतलब कैथेटर पड़ा हुआ है तो वो हमारा हम्म आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इंजरी है उसमें ठीक है। या नहीं, ठीक है। एक्सटेंड किया सो है या वेरी नहीं। इंपॉर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द यूरिटेरिक ओरिफिसेस। इंजरी। जी मैम। जितना आप उसके मैम। करीब चले जाते हो ये आपकी सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन उतनी ही बढ़ जाती है, जी मैम। क्योंकि इसमें यूरेटेरिक जो ओरिफिसेस हैं उनकी इंजरी होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अगर यूरेटेरिक ओरिफिसेस को कभी आपने देखा हो तो वो बिल्कुल जैसे गंदम के दाने की तरह से होता है, उसकी अपीयरेंस वैसी होती है। एंड जी दिस मैम। इज टू प्रिवेंट द रिट्रोग्रेड रिफ्लक्स, जी यानी मैम। वो वापस यूरेटर से ब्लैडर में तो आ जाता है लेकिन ब्लैडर से यूरेटर में वापस नहीं जाता। और ये एक किस्म का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि वो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। कम होते हैं। तो जब हम कभी अगर फर्ज किया हम यूरेटर की कोई इंजरी ऐसी है कि हम उसको एंड टू एंड एनास्टोमोसिस नहीं कर सकते एंड वी हैव टू री इम्प्लांट इट इनटू द ब्लैडर, क्योंकि अगर उसका लोअर पेल्विक पार्ट अगर इतना ज्यादा डैमेज हो गया हो कि उसमें पॉसिबल ना हो, तो हम फिर उसको अगर अगर उसको मोबिलाइज कर सकते हैं आसानी से और विदाउट टेंशन अगर इम्प्लांट उसको कर सकते हो तो हम ब्लैडर में री इम्प्लांट कर देते हैं। ओके। लेकिन उसमें ये यूरिटेरिक ओरिफिसेस वाले वेल्व्स नहीं होते, so there are more chances of retrograde reflux and the chances of upper urinary tract infections। ठीक है। तो जी। इसलिए उनको बचाना उनको देखना बड़ा जरूरी होता है, बिकॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिपेयर ऑफ द ब्लैडर यू कैन इंजर देम इफ नॉट बिफोर। तो इसलिए उसमें फिर हम जितना ये ज्यादा करीब होंगे यूरेटरी ओरिफिस के उतना ही इसमें फिर हमें यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन जरूरी होगी। बट बीइंग एन ऑब्स्टेट्रिशियन यू ऑल मस्ट बी ट्रेन्ड हाउ टू रिपेयर द ब्लैडर। ब्लैडर का जो सेफ एरिया होता है जैसे डोम वगैरह पे जो वेल अवे फ्रॉम द ऑरिफिसेस, तो उनको तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये देखना इसमें ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी उसकी जगह कौन सी है एंड हाउ नियर इट इज टू द यूरिटेरिक ओरिफिसेस। ठीक है। अब इसमें इसका रिपेयर का प्रिंसिपल क्या है? मैम इसमें जो है दोनों एंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो भी ब्लेडर की मतलब एक साइट एंड एक्सटेंड जो हो गया उसमें ठीक दोनों है। एंड
जो है वो आर्टरी लगा के हम जो है देखते हैं कि कितना है, और उसके अलावा मार्जिन को फ्रेश करते हैं टू मेक द रिपेयर मोर। अगर तो फर्ज किया ये क्लियर कट iatrogenic इंजरी है बाय योर शार्प इंस्ट्रूमेंटेशन लाइक उसकी यूजिंग द जरूरत नहीं है, सीजर, तो प्रोबेबली इट्स वो उसकी डिप्राइटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती जी मैम। मैम डायथेरमी में खास करके जरूरत पड़ती ठीक है। है, ठीक है। उसके हम्म। बाद जो है 2 लेयर्स में इसको क्लोज किया जाता है विथ हम्म। द 2-0 वाइक्रल प्रिफरेबली। हम्म। उसमें हम्म। हम पहले जो है म्यूकोजा को रिपेयर करते हैं विथ कंटिन्यूअस सुचर्स, और उसके बाद जो है डेक्सट्रूजर मसल्स को रिपेयर करते हैं, और हम्म। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस नॉन लॉकिंग स्विचर्स। उसके हम्म। बाद वाटर टाइट सीलिंग को कंफर्म करने के लिए हम रेट्रोग्रेड नॉर्मल लाइन या मिथाइलिन ब्लू टेस्ट करते हैं, हम्म। जिसमें कि हम ब्लेडर को डिस्टेंड करते हैं विथ यूरिनरी कैथेटर ही, के ब्लेडर हम्म। रिपेयर वाले साइड पे कोई लीकेज तो नहीं है। हम्म। जब ये और कंफर्म हो गया तो कंटिन्यूअस यूरिन को ब्लड। हमने किया था, उसको हमने कॉन्टिन्यूस से किया था या इंटरप्टेड से किया था? मैम इंटरप्टेड था वो। यस, वो इंटरप्टेड था, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में कैपेसिटी कम होने के चांस होते हैं, स्ट्रक्चर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, जी मैम। तो इसलिए गट हो या यूरेटर हो जिसमें बेसिकली ल्यूमन बहुत कंसर्निंग होता है, वहां जी पे मैम। आप हमेशा इंटरप्टेड लगाते हैं, और जी वहां मैम। पे उस डायरेक्शन में लगाते हैं जिसमें वो, जैसे इसमें मैंने बताया कि ओब्लीक उसको वो करेंगे और उसको, ताकि उसका ल्यूमन नैरो ना हो। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस करेंगे। अब बाद दफा यूरोलॉजिस्ट जो करते हैं वो ये भी करते हैं कि उसी रेंट के थ्रू एक फॉलिस बल्ब डाल के उसको इन्फ्लेट करके उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, तो सारे का सारा म्यूकोजा विजिबल होता है। बट योर प्रोसीजर इज ओके कि उसमें हम आर्टरी फॉर्सेप के साथ भी, फाइन आर्टरी फॉर्सेप के साथ भी पकड़ सकते हैं। बट द फर्स्ट सुचर हैज टू बी टेकन 4 to 5 mm अवे फ्रॉम दैट मार्जिन, यानी जी मैम। उससे थोड़ा सा पीछे जाके हम करेंगे, 3-0 के साथ करेंगे। एंड द फर्स्ट लेयर विल इंक्लूड म्यूकोजा एज वेल एज मसल्स। जो मैम लास्ट आपने है जिसको फिर इनवेजिनेट हो जाना चाहिए अंदर, वो फिर सिरोजा पे बेस करती है। मैम आपने सिस्टोस्टमी ट्यूब से सिस्टोस्टमी एरिया से जो कहा कि बलून डाल के हम इन्फ्लेट करते हैं, वो वो क्या चीज वो थी? भी एक तरीका होता है कि जिसमें आपको बहुत क्लियरली म्यूकोजा विजिबल हो जाता है, और उसमें आपको लाइन आउट करना आसान होता है कि ये म्यूकोजा है, उसके साथ हम लेके तो उसको वो स्टिच करें। बट डेफिनेटली उसको जो है वो थोड़ा सा इनवेजिनेट करते हुए, क्योंकि ये जो अच्छा। लेयर्स होती हैं इनको इनवेजिनेट करना होता है, उसको अंदर करना होता है। ठीक है, सही। तो इसमें और उसमें से हम यूरेट्रिक ऑरिफाइस को जो है डायग्नोज करने के लिए भी हम, जैसे लेप्रोस्कोपी का एक पोर्ट वो होता है, वो डाल के हाँ, भी कर सकते हैं हाँ, कि वो भी कर सकते हैं। क्योंकि यूरेट्रिक। देखो अब इसमें जो है वो जो यूरेटर्स के थ्रू, सॉरी, ये यूरिथ्रा के थ्रू भी हम लेप्रोस्कोपी की जो बिल्कुल फाइन प्रॉब्लम वो होती हैं, ये थोड़ी सी इनोवेटिव चीजें हैं कि उसके थ्रू भी हम डाल के तो ये चीजें कर सकते हैं। जी ठीक मैम। है, लेकिन जाहिर है अभी हमारे यहाँ पे तो इतना वो ये चीजें अभी नहीं चल रही। लेकिन जो एक कॉमन कॉमन जो एक सिनेरियो होता है कि उसमें ब्लैडर ब्लैडर इंजरी तो बाद दफा हो जाती है। इवन जो ऑब्स्टेटिशियन है, ऑब्स्टेटिशियन आर यूजुअली डू दिस रिपेयर, जी मैम। ज्यादातर तो हम खुद ही कर रहे होते हैं। तो उसको आपने इसी तरह से 2 लेयर में कॉन्टिन्यूअस, बट इट शुड नॉट बी लॉक्ड। ठीक है, क्योंकि जहां जी पे भी हम लॉक करते हैं वहां पे भी उसका ब्लड सप्लाई थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इसलिए ये सिर्फ ब्लीडिंग वेसल्स के ऊपर लॉकिंग करनी चाहिए, नॉट अदरवाइज। एंड दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल द क्लोजर ऑफ ऑल फेशियल प्लेन्स एंड क्लोजर ऑफ यूट्राइन वॉल्स, या बाकी बाकी भी सब जगहों पे, जैसे हमने यूरेटर्स को किया या हमने जो गट को भी करना है या ब्लैडर को भी करना है, वो लॉक स्विचर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, जी मैम। फिर अब उसके बाद आपने उसको वाटर टाइट देखने के लिए उसमें मिथिलीन ब्लू डाली, बट स्टिल यू नोटिस अ स्मॉल लीकेज एट वन पॉइंट। फिर जी आप मैम। क्या? मैम एक्स्ट्रा स्विचर्स ले सकते हैं इसमें फिगर ऑफ 8 में, के ताकि वो सील हो जाए उसमें। हम्म, फिर आप पूरी लेयर एक और लेते हो उसके जी जी, ऊपर। मस्कुलर लेयर और ठीक है, म्यूकोजल। क्योंकि अगर वो पूरी लेयर नहीं लोगे तो वो वहां से ट्रिकल करके दूसरी जगह से निकल आएगा। ठीक है, वो सही पूरी मैम। की पूरी फिर एक लेयर उसको इनवेजिनेट करने के लिए एक और फेशियल, क्योंकि बाद दफा ऐसा होता है कि ड्यू टू रिपीटेड सर्जरीज जो पोस्टीरियर ब्लैडर वॉल है दैट बिकम्स वेरी वीक एंड थिन।
तो उसके रप्चर होने के चांसेस फिर ज्यादा होते हैं। तो उसको फिर हमें रीइंफोर्स करने के लिए बाज दफा एक थर्ड लेयर भी लेनी पड़ती है। अब उसके बाद फिर इसकी पोस्ट ऑफ केयर क्या होगी? मैम पोस्ट ऑपरेटिव केयर में कंटिन्यूस ब्लैडर ड्रेनेज और उसके अलावा जो है एंटीबायोटिक केयर, यूरिन आउट एडिक्वेट हाइड्रेशन और यूरिन आउटपुट जो है वो करेंगे। डेंजर साइन के लिए पेशेंट डेंजर सिम्टम पेशेंट को बताएंगे और डेंजर साइन के लिए पेशेंट को मॉनिटर करेंगे। हाँ, ठीक है। इसमें कितनी और देर के लिए कैथेटर रिटेन रखोगे? मैम कैथेटर जो टॉग में लिखा हुआ है ना वो 2 वीक्स लिखा हुआ है, लेकिन एमआरसीओजी के बुक्स में 7 डेज लिखा हुआ है, 7 to 10 ऐसे डेज। 2 वीक्स का ही ज्यादा एप्लीकेबल है। जो टू जी वीक्स वाला है वो ही ज्यादातर प्रैक्टिकली यूज भी वो होता है, क्योंकि जी मैम। 7 वीक्स का आप करते हैं जब कोई माइनर इंजरी हो, आपने बहुत ज्यादा कॉटरी की हो और वो फुल काफी उसके मसल्स में भी किया हो। अगरचे वो जी एक गलत चीज है, अगर कोई ब्लीडर ऐसा है तो उसमें उसकी स्टिचिंग ले लेना ज्यादा बेहतर होता है जी मैम। एज कम्पेयर टू यूजिंग कॉटरी। ये बिल्कुल सरफेस ब्लीडर्स के लिए होता है, जो सुपरफिशियल ब्लीडर्स होते हैं। तो 2 वीक्स के लिए रिटेन करना ज्यादा बेहतर है, और इसमें इधर 10 डेज और 14 डेज जो जी रूटीन का है, एंड दैट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस कि कितना जी बड़ा रेंट था, कहाँ पे था, उसको किस तरह से हमें स्टिच करना पड़ा, और क्या डिफिकल्टी हुई, कोई कोमॉर्बिडिटी है या नहीं है। यानी अगर इन्फेक्टेड टिश्यू है या उस तरह से, तो डेफिनेटली उसमें फिर हमें ज्यादा लंबा अरसा रखना पड़ता है। फिर 14 डेज से कम पे आप नहीं रखोगे। जी मैम। तो इसको फिर इस तरह से हमने डिसाइड करना होता है। अब सपोज एक पेशेंट है जिसका आपने, अपार्ट फ्रॉम दिस पेशेंट, जिसको जो हु हैज कम फ्रॉम फार अवे, हु हैड सम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एट होम, बेसिकली अब हम थोड़ा सा फिस्टुला की तरफ आ रहे हैं, एंड शी नोटिस यूरिनरी लीकेज थ्रू द वेजाइना on her 10th post delivery day and she has come to you। हम्म। उसको कैसे फिर प्रोसीड करोगे? अब ये मैम केस जो तो भी हो सकता है कोई गायनी की सर्जरी का हुआ, या फिर कोई सिजेरियन सेक्शन में भी ऐसा हो सकता है कि अन इंसिडेंटल या अनरिकग्नाइज्ड इंजरी, ब्लैडर इंजरी जो कि आपको पता नहीं चला, या यूरिटेरिक इंजरी जो आपको पता नहीं चला, और उसके बाद पेशेंट आपके पास आता है विद द हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी लीकेज। जी मैम। मैम हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द लीकेज। हाँ हेलो हाँ, जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी बेटा। हेलो। मैम, 1 मिनट, आवाज थोड़ी कम हो गई है मिस। क्या मेरी हेलो कि आपकी? जी। नहीं हेलो। मैम, आपकी आवाज कम आ रही थी। जी जी मैम। Ma'am, starting from the history of the leakage and other हाँ sign and symptoms of the sepsis or patient, whether she is feeling of urge to urinate, is there any continuous leakage or जो है intermittent leakage, सेप्सिस के हाँ साइंस तो नहीं है वो पूछेंगे। डिलीवरी की डिटेल हिस्ट्री पूछेंगे, होम डिलीवरी थी, डिफिकल्ट, और ये सारी हाँ कुछ जो है हमें, जो कि हमें फिस्टुला की रिस्क लग रही है, वो सारे हम एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है मैम। हाँ हाँ के हाँ। बाद जो है जब एग्जामिनेशन पॉइंट्स हैं, अब एग्जामिनेशन ये जो, स्पेसिफिक। अब देखो जो यूरिनरी लीकेज है, अब ये जरूरी तो नहीं कि वीवीएफ ही हो, ये यूरिटेरिक भी तो हो सकता है। तो बिल्कुल मैम। कुछ चीजें जो डिफरेंशिएट करती हैं वीवीएफ को यूरेटर से, वो भी आप पूछोगे। जी मैम। उसमें ठीक। फ्लैंक पेन, एब्डोमिनल पेन और अर्ज टू यूरिनेट या ब्लड मिक्स तो नहीं है, जो कि हाँ यूरेट्रो विजाइनल फिस्टुला के मतलब एक हाँ क्वेश्चन होता है। और हाँ उसके अलावा जो है फ्लैंक पेन ही ज्यादातर डिफरेंशिएट हाँ, करता है ठीक है, यूरेट्रिक इंजरी ठीक को, है। और ठीक सेप्सिस है। के साइन या पाइलोनेफ्राइटिस के साइन। और उसके बाकी अलावा ये जो कि वो यूरिन नॉर्मली पास कर रही है या नहीं कर रही, या उसको कोई अर्ज फील हो रही है या नहीं हो रही, ये सब चीजें भी। जी ठीक है। मैम। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा मैम हम्म एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट जो है वो हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट या सेप्सिस के साइन जो जनरल लुक में हम देखते हैं। हम्म उसके बाद जो है एब्डोमिनल एंड स्टेराइल स्पेकुलम एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। उसमें ठीक है। स्टेराइल स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे इफ देयर इज कंटिन्यूअस यूरिनरी ड्रेनेज या ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन कंफर्म हो जाती है, तो उसकी हम्म साइट को
हम जो है आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सटेंट को चेक करने के लिए कि एक फिस्टूला है, 2 फिस्टूला हैं, साइज कितनी है उनकी और अपर वेजाइनल सेगमेंट में है, लोअर वेजाइनल सेगमेंट में, वो हम आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर और सिस्टोस्कोपी भी साथ में हम कर सकते हैं अगर हम ईयूए कर रहे हैं और पेशेंट जो है ठीक है। ओटी में हमारे पास है। आप फर्ज किया पेशेंट का एग्जामिनेशन पे अपर एंटीरियर वेजाइनल वॉल में आप यू सी अ रेंट जो तकरीबन 2 सेंटीमीटर के बराबर है और यू कैन क्लियरली सी द यूरिन कमिंग आउट थ्रू दैट ऑरिफिस। जी मैम। फिर Still to confirm that is there is any associated ureteric injury, we will go for the intravenous pyelography. If the patient is not running any fever, if there is any sign of the sepsis associated, ठीक है। तो कंफर्म करने के लिए हमने यूरेट्रिक इंजरी को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद ठीक जो है। है उसको हम सिस्टोस्कोपी कैसे कंफर्म करेंगे? देखो वो यूरेटर से अगर आ रहा है, जी मैम। आपने इंट्रावीनस आपने वो कर लिया, ठीक है, उस पे एक्सरे पे आपको पता चल जाएगा। अगर कोई क्लियर लीकेज है फ्रॉम द यूरेटर तो वहां से हमें एक्सरे पे पता चल जाएगा। बट हाउ यू विल कंफर्म कि देयर इज नो concomitant इंजरी ऑफ द यूरेटर एज वेल एज ऑफ द ब्लैडर? मैम इंट्रावेनस इसका सिंपल सा पाइलोग्राफी टेस्ट क्या होता है? इसका सिंपल सा टेस्ट क्या होता है? मैम सिस्टोस्कोपी में देखेंगे ना यूरेट्रिक एरिया ऑरिफाइसिस से यूरिन आ रही है और उसके दैट अलावा इज जो है वन थिंग, दैट इज वन थिंग। और ठीक है। रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफ, रेट्रोग्रेड यूरोग्राम। और इसके अलावा जो एक बहुत सिंपल सा या क्रूड मेथड हम कह सकते हैं, दैट इज 3 स्वैब टेस्ट। जी मैम। ठीक है, उसको डिफरेंट, ये बेसिकली 3 स्वैब टेस्ट जो है वो हमें यूरेटर का भी बताता है, फिर हमें ब्लैडर का बताता है और यूरिथ्रा का बताता है। ठीक है, कि उसमें से कौन सा स्टेन हुआ और किस कलर से स्टेन हुआ, उससे फिर हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ का है, कहाँ का लोअर वो मिडिल है। अपर। लेकिन सही। ये एक क्रूड सा टेस्ट है, जब आपके पास और कोई फैसिलिटी ना हो, यू आर सिटिंग इन अ पेरिफेरल एरिया, ठीक है, जी मैम। वहां पे आपने इसको करना है तो दिस यू कैन डू। बट व्हेन कमिंग टू द टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, तो वहां पे डेफिनेटली इमेजिंग स्टडीज आर देयर, बट एवरी इमेजिंग स्टडी डजंट रूल आउट द यूरेटेरिक फिस्टुला टू 100%। तो इसलिए जो है वो आपने इसको जो है वो सिस्टोस्कोपी एडेड विद द आईवीयू, इंट्रावेनस यूरोग्राम, ठीक है, ये दोनों चीजें कंबाइन करके फिर आप उस पर कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। सपोज जी सिंपली इस विजाइकोवेजाइनल फिस्टुला जो मैंने आपको साइड बताई है वो है, फिर इसको कैसे, मैम फिर एंड व्हेन यू विल मैम डू? फर्स्ट ऑफ ऑल ही फर्स्ट हैज ऑफ ऑल डिलीवरी 10 days बैक। जी मैम। मैम इसमें जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंसिल द पेशेंट रिगार्डिंग द डायग्नोसिस एंड वी डिपेंडिंग अपॉन द साइट एंड साइज ऑफ द रेंट इंजरी we can go for the conservative and we can either It is 2 repair. centimeter in size. It is 2 centimeter in size and is in the upper 1/3 of which anterior vaginal wall. जी मैम। हम्म मैम कंटिन्यूस फर्स्ट तो हमारे पास कंजर्वेटिव होता है कंटिन्यूस ड्रेनेज फॉर द 12 वीक्स विथ एंटीबायोटिक कवर और उसके बाद जो है पेशेंट की अगेन सिस्टोस्कोपी होती है और ये सारा कुछ यूरो गायनेकोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है। ठीक है, ठीक है। और यूरोलॉजिस्ट फिर जी मैम। रिपेयर कब करेंगे और कैसे करेंगे? मैम आफ्टर 3 month क्योंकि देखो जब आपको, क्योंकि ये बहुत सारे फिस्टुला रिपेयर तो गायनेकोलॉजिस्ट खुद ही कर रहे होते हैं, यूरो ठीक है। गायनेकोलॉजिस्ट। जी तो यू एज पार्ट 2 स्टूडेंट्स आर सपोज टू नो ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसीजर, यानी उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसमें जो सर्जिकल स्टेप्स हैं वो क्या होंगे, ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए, चाहे आप प्रैक्टिकली ना भी कर रहे हो, जी लेकिन मैम। थ्योरी वाइज आपको पता होना चाहिए। मैम ठीक है। इसमें जो है अगर इंट्राऑपरेटिवली हम जाएं तो उसमें हम अगर ये अपर सेगमेंट में है तो डिफिकल्ट अप्रोच होता है पर वेजाइनली बिल्कुल। अगर
अगर ये विजाइनल अप्रोच मतलब यूरोगायनेकोलॉजिस्ट इफ एक्सपर्ट इनफ शी विल डिसाइड फॉर द रूट एंड हाँ इफ शी एक्सपर्ट इनफ टू रिपेयर इट विजाइनली शी कैन गो हाँ थ्रू इफ नॉट हाँ देन वी विल गो थ्रू द लेप्रोटमी उसमें हम हाँ एक्स्ट्रा फेशियल जो है जाते हैं हाँ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच के थ्रू भी जाते हैं और जो हाँ है ब्लेडर में आइट्रोजेनिक एक मतलब सिस्टोस्टमी करके और हाँ जो फिस्टुला साइट है उसको आइडेंटिफाई करके उसकी मार्जिन्स को हाँ। फ्रेश करके और पहले विजाइनल म्यूकोजा को रिपेयर करते हैं और उसके बाद जो है ब्लेडर को रिपेयर करते हैं। अब सपोज देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन टू प्रोसीड फॉर वेजाइनल रूट, तो उसमें फिर आप क्या करेंगे? मैम मतलब उसमें अदरवाइज द सर्जन फील दैट शी कैन प्रोसीड फॉर वेजाइनल रिपेयर, मतलब जी उसके थ्रू वेजाइना जो है वो उसका रिपेयर किया जा सकता है। after examination after taking all aseptic measures and examination of the through the मैम सिस्टोस्कोपी के थ्रू ठीक है उसके बाद जो है पहले विजाइनल जो म्यूकोजा है जो कि नेक्रोस्ड हो गई है हाँ उसको हाँ उसकी जो है डाइसेक्शन होती है जो नेक्रोस्ड हाँ पार्ट है उसकी डाइसेक्शन होती ठीक है है। और वैसे हाँ ही ब्लेडर की भी फिर ब्लेडर हाँ का जो म्यूकोजा और डेक्सट्रूजर मसल है पहले उसको रिपेयर किया जाता है और उसके बाद जो है विजाइनल म्यूकोजा को अलग से रिपेयर किया जाता उसके दरमियान में इंटरवीनिंग कुछ फाइब्रस टिश्यू वो भी डाला जाता है, और उसके बाद फिर लास्टली यू रिपेयर द दिस विजाइनल म्यूकोसा। है विजाइनल ठीक म्यूकोजा है। मैम और जो उसके सारे इंटरवेनिंग मार्जिन पूरी ट्रैक फिस्टुलस ट्रैक जो है ना उसके पूरे को एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, जी मैम क्योंकि अगर उसमें फाइब्रस टिश्यू रह जाता है तो तो डेफिनेटली इट विल रिपेयर कॉम्प्रोमाइज द। फेलियर हो जाता तो उसमें विदाउट टेंशन उसका होना चाहिए, इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए, सिक्योर हीमोस्टेसिस प्रॉम्प्टली। और उसके बाद जो बहुत है वाटर इंपॉर्टेंट टाइट पोस्ट ऑफ केयर है दैट इज ब्लैडर ड्रेनेज, जी मैम अनइंटरप्टेड ब्लैडर ड्रेनेज, यानी फॉर नो टाइम दिस कैथेटर शुड बी ब्लॉक्ड। और इसमें इसीलिए फिर 3 वे कैथेटर डाला जाता है, ताकि जाहिर क्लॉट फॉर्मेशन भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है इवन इन द ब्लैडर। तो वो चीज जो क्लॉगिंग है, क्लॉटिंग है, जो उसका ब्लॉकेज है, उसको सही किया जा सके। मैम ठीक है। इसमें कोई सुप्राप्यूबिक ब्लेडर ड्रेनेज भी करते हैं ना हाँ, सुप्रापीबिक भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरवेनिंग जो तो फेशियल टिश्यूज है हाँ, वो जो है उसमें मतलब जाहिर ब्लैडर और उसके दरमियान में जी जी जो टिश्यू विजाना है उसके दरमियान में जो भी थोड़ा सा फेशियल प्लेन्स है उनको भी एक सपोर्टिंग लेयर के तौर पे आप कर दें मैम इसका। उनको फिर अलग से रिपेयर किया जाता है मतलब नहीं नहीं, हम उसको साथ ही, इसके साथ ही वो आ जाता है, बट यू हैव टू टेक अ लिटिल बिट टिश्यू अराउंड दिस फिस्टुलस ट्रैक्ट। ठीक है, तो मैं ताकि वो थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है उसकी। ये हाँ उसको। ठीक है। तो ये इस तरह से आपने उसका फिस्टुलस स्ट्रेस को वो करना होता है। एंड फॉर हाउ मच टाइम यू रिटेन द कैथेटर इन दिस केस? मैम जैसे हम सिस्टो ब्लेडर रिपेयर में रखते हैं फॉर 2 वीक्स वैसे मिनिमम ही 2 जी मिनिमम मैम डिपेंड करता है, बाद दफा 3 वीक्स के लिए भी, लेकिन और यूजुअल मैम टाइम रेंट इज की साइज 14 पे डेज। पेशेंट को सब पोस्ट ऑपरेटिव कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ जैसे आपने हाँ पहले बिल्कुल, वो बताया एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, फिर अनइंटरप्टेड ब्लैडर ड्रेनेज, ये सारी चीजें हैं जो कि मोबिलाइजेशन आप करें, उसमें एंटी स्पेस्मोटिक ड्रग्स दें, एंटीकोलिनर्जिक जो होती हैं। और इसके अलावा द पेशेंट हैज टू अवॉइड कोइटस फॉर एट लीस्ट 2 मंथ्स। 4 वीक्स टू ठीक है, मंथ इसमें जो भी कोई इस तरह से फिस्टुलस ट्रैक या ये सब चीजें होती हैं उसमें आपने इसको अवॉइड करना होता है। ब्लैडर इंजरी में जरूरी नहीं है, यूरिटेरिक इंजरी में जरूरी नहीं है, लेकिन फिस्टुलस ट्रैक्ट की जो इंजरीज हैं उसमें जो रिपेयर्स हैं उसमें ये जरूरी है। ठीक है। ठीक है मैम तो मैं जरा बस आईटी को उसका इंतजार कर रही हूँ, हम थोड़ी सी तस्वीरों को जरा देख लेते हैं, ताकि एक्चुअली आपको हो कि इसमें कैसे बेसिकली उसमें कैसे वो करना होता है प्रोसीजर। तो लेकिन ठीक अभी तक का जो हमने डिस्कशन की उसमें कोई और चीज ऐसी जो डिस्कशन वाली हमारी रह गई हो, और एनी अदर क्वेश्चन? मैडम हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट टाइम। मैडम इस दफ़ा फिस्टूला बना है, नेक्स्ट के प्लान में होगा कि वो उसका इलेक्ट्रिक सिजेरियन सेक्शन होना चाहिए और कंसल्टेंट लेट में होना चाहिए हाँ, फिस्टूला में। उसमें यही, मैडम क्योंकि देखो फिस्टुला का पहला रिपेयर ही सबसे कामयाब रिपेयर होता है।
जितना फिर आप अगर रिकर कर जाए फिर उतना ही फाइब्रस टिश्यू बन रहा होता है, उतना ही फिस्टुला रिपेयर मुश्किल होता जाता है। तो इस मैडम वजह अगर जी जी हाँ मैडम जी, अगर ब्लैडर इंजरी हो जाए तो उसमें नेक्स्ट का प्लान हम उसको क्या सिजेरियन का देंगे नहीं, ब्लैडर ब्लैडर इंजरी? इंजरी का कुछ ऐसा मसला नहीं होता। ब्लैडर इंजरी में तो विजाइनल डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। ब्लैडर में बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है रीजनरेट करने की, ओके। और इसमें इसी इसी वजह से बाज बाज जगह पे ये लिखा होता है कि आप ड्रेन उसका सिर्फ 7 डेज कर दो, इवन फुल थिकनेस रिपेयर में भी। तो ठीक। ये तो लेकिन ये कि वो डिपेंड करता है कि कैसा कितना बड़ा था और कहाँ पे था और उसमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं थी। तो उस वजह से हम इसको बाज दफा आगे ले जाते हैं फॉर 2 वीक्स। लेकिन 7 डेज भी आप कैथेटर रिटेन कर सकते हो इन द ब्लैडर रिपेयर। ब्लैडर रिपेयर का इशू नहीं होता, फिस्टुला रिपेयर इज समथिंग एल्स। ठीक। क्योंकि ब्लैडर में बहुत मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी कम नहीं होती। इवन अगर 1/3 आप ब्लैडर निकाल भी देते हैं, जैसे बाज दफा जो प्लेसेंटा इनक्रीटा या परक्रीटा और खासतौर पे इंटीरियरली लोकेटेड हो बिहाइंड द ब्लैडर वॉल, और उसमें वो पेनिट्रेट कर जाए ब्लैडर के अंदर भी, तो आपको तो बाज दफा रिसेक्ट करना पड़ता है ब्लैडर का कुछ हिस्सा भी, उसकी वॉल भी रिसेक्ट करनी पड़ती है। Because there, where the trophoblastic tissue has penetrated into the bladder wall actually doesn't exist there. वो समझो वो ट्रोफोब्लास्ट टिश्यू ने खत्म कर दी होती है वो मस्कुलरिस, बिकॉज अभी सारा कुछ खत्म कर दिया होता है, एंड देन उसको दोबारा से आप करते हो, उससे उसकी कैपेसिटी खत्म नहीं होती, वो रीजनरेट कर जाती है, उसमें इतनी हीलिंग कैपेसिटी होती है। बट द केस इज टोटली डिफरेंट फॉर यूरेटर्स, फॉर गट, फॉर फिस्टुला रिपेयर। इसीलिए सबसे आसान जो है वो ब्लैडर रिपेयर ही होता है। ठीक है, तो उसमें सेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है, बट द सिचुएशन इज डिफरेंट फॉर फिस्टुला रिपेयर। मैडम प्रोलॉन्ग लेबर अवॉइड करना चाहिए हो और गया, सेक्शन अवॉइड करनी फिस्टुला चाहिए। बन के एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर प्रीवियस है, तो उसमें फिर नेक्स्ट टाइम द सेफ ऑप्शन इज नॉट टू गो थ्रू दैट कैटेस्ट्रॉफी अगेन, रादर यू हैव टू प्रोसीड फॉर इलेक्टिव सेक्शन, इट इज बेटर। ठीक है, ठीक है हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? मैम, नेक्स्ट टाइम भी मैं प्रेजेंट कर लूं? कौन, आप? जी मैम। आई डोंट नो, ये तो आप लोगों का अपना ही डिसीजन होता है। ठीक है, आप में से जो भी कोई विलिंग वो होता है, वॉलंटियर होता है, वही कर रहा होता है ना। एंड वही एक्सपेक्ट के जो प्रेजेंट कर रहा हो उसने सारा कुछ पढ़ा हुआ हो, जी क्योंकि मैम। तभी जाहिर है आप प्रेजेंट भी तभी करते हो ना, पढ़ के ही करते हो। मैम ठीक नेक्स्ट है, टाइम बावल इंजरी और क्या बताया आपने? बावल इंजरी और जैसे पेरिनियल टीयर्स हैं, खास तौर पे ये 3rd 4th डिग्री टीयर्स, ये भी तो एक कॉमन चीज है, ठीक है और मैम। ये सारे पता होने चाहिए। और इसके अलावा और क्या चीज है? और इंफ्रालिवेटर, आपने कहा ना सुप्रालिवेटर वॉल्ट हेमाटोमा, हीमेटोमास, वॉल्ट एब्सिस। रिट्रोपेरिटोनियल हीमेटोमास जो अक्सर बन जाते हैं सिजेरियन सेक्शन पे भी। जी अगर मैम। कोई फर्ज किया कोई वेसल ऐसी रिट्रैक्ट कर जाए ना हो, हीमेटोमास जो बन जाते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और मैम वॉल्ट हेमाटोमा, वॉल्ट एब्सिस। वो तो हिस्टेक्टमी के बाद ही वाली चीज है ना, सिचुएशन है। तो ये जी मैम। सारी चीजें हम देख लेते हैं कि एक में कवर हो सकता है या नहीं हो सकता, प्रोबेबली वी कैन। ठीक है, ठीक है मैम। लेकिन उसके अलावा आपके क्या क्या एरियाज हैं जो कि मतलब डिफिकल्ट एरियाज बेसिकली? एक तो है ना रूटीन की हमारी मैम जो, जी, एक और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, जैसे सर्जिकल एम्फाइसीमा या वुंड लाइन जो है वो ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूअसली। हम हाँ, ऐसे केसेस भी ना वो कॉमनली अपने पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स में देखते हैं। हम्म, क्योंकि देखो वोंड, वो तो सीधा सीधा फिर हीमोस्टेसिस वाला मसला आ गया ना, अगर वोंड लाइन हेमरेज है तो। ठीक ब्लीडिंग है, हो रही है तो उसको हम हाँ, कैसे लेकर केस को हीमेटोमा बन चलेंगे? गया, या बाल दफा स्कार एंडोमेट्रोसिस भी होता है, वो भी तो एक पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है। स्कार एंडोमेट्रोसिस है, फिर जो हीमेटोमा बन गया, या बाल दफा इवन जो सब रेक्टल हीमेटोमास होते हैं जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल के रप्चर होने से बन जाते हैं, वो भी एक वो तो उसमें तो लिटर्स के हिसाब से फ्लूइड एकोमोडेट हो सकता है। अच्छा, थोड़ी सी पिक्चर्स हम जरा देख लेते हैं क्विकली कि इसको वो कैसे करना होता है, ताकि हमारा ये आज का टास्क पूरा हो जाए। ये इसको ना इसमें यूटी इंजरीज के नाम से वो करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं।
जी, सारे लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे? हेलो। जी मैम। इसमें हाँ हाँ, वो आवाज मेरा क्या है, देखो जरा वो सही है? हाँ जी सही है जी आपकी जी आवाज। मैम आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, ठीक है, बस मेरा म्यूट ना कर दियो। तो ये छोटा जो आ रहा है ना यहाँ से हाँ, से मिनिमाइज कर। इसको मैंने जरा परे करना है ताकि पूरा नजर आए हाँ जी हो गया minimize? इसको। हाँ ठीक है, आगे आगे बस, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखो, बेसिकली कोर्स ऑफ यूरेटर की बताना इसमें मकसद था। ये यूरेटर है, ये पेल्विक ब्रिम वाली जगह है, ठीक है। तो बेसिकली आइलियक वेसल से ही लेके या पेल्विक ब्रिम से ही लेके इसका पेल्विक कोर्स शुरू होता है, विच इज लोअर 1/3। जो बाकी अपर 2/3 है वो एब्डोमिनल रूट में आ जाता है। और ये यहाँ पे ये कॉमन आइलियक वेसल्स को क्रॉस करेगा, देन इट कम्स, और ये है इन फ्रंट ऑफ सेक्रो आइलियक जॉइंट। फिर ये लेटरल पेल्विक वॉल में ये नीचे आता है, और ये इट रन्स मीडियल टू द इंटरनल इंटरनल आइलियक आर्टरी। इट रन्स मीडियल। अब जब कभी इंटरनल आइलियक आर्टरी लाइगेट करनी हो, लाइक इन सम केसेस ऑफ पीपीएच, तो उसके यहाँ इन दोनों की डिफ्रेंसिएशन बहुत जरूरी हो जाती है। एक तो जो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो ये कि हम कहीं एक्सटर्नल आइलियक को ना कर दें, और दूसरा ये कि ये यूरेटर और इसमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा जरूरी होता है, विच इज मतलब वही जो दो साइंस हमने देखे थे कि उसमें पेरिस्टालसिस हमें पता चल जाती हैं। तो ये इस व्हेन इट कम्स डाउन, तो ये इट लाइज पोस्टीरियर टू द ओवेरियन फोसा, और ये तकरीबन उसमें इट रन्स बिलो द यूट्राइन आर्टरी, जिसको हम कॉमनली, जो हमने अपने वक्तों में जिसको इस तरह से याद रखा कि वाटर अंडर द ब्रिज, और ब्रिज कौन सा है? यूट्राइन आर्टरी, और ये है वाटर इन द यूरेटर्स। फिर उसके बाद ये जो है ये इट एंटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये वाला पोर्शन विच इज एंटरिंग इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज मोस्ट एट रिस्क। और जब हम कभी बहुत डिफिकल्ट डिसेक्शन कर रहे होते हैं तो ये सारा एरिया रिस्क पे होता है। अब इसको ये जब हम खास तौर पे जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस, ये यूट्रस का वो पिछला हिस्सा तो ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब हम यहाँ पे सर्विक्स के पास पहुंचते हैं तो वहां से ये बहुत करीब हो जाता है, जो तकरीबन ये 1 सेंटीमीटर लेटरल टू द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस। यही वजह है कि जब हम यहाँ पे क्लैंप लगाते हैं कार्डिनल लिगामेंट्स पे, जब हम पैराविजाइनल और पैरासर्वाइकल क्लैंप्स लगाते हैं, दीज शुड बी अप्लाइड वेरी क्लोज टू द यूट्रस। और खास तौर पे जो हमने यूट्राइन आर्टरी वाला क्लैंप होता है वो तकरीबन हम इस तरह से करके लगा रहे होते हैं, उसको एक एंगल से लगाते हैं, सीधा इस तरह से स्ट्रेट नहीं लाते बल्कि एक एंगल से लगा रहे होते हैं, एंड द टिप शुड स्लिप ओवर टू द सर्विक्स। और फिर उसके बाद हम बेहतर होता है कि हम दो क्लैंप्स ना लगाएं अनलेस इट इज वेरी एसेंशियली नीडेड, क्योंकि जितना हम दो क्लैंप लगाएंगे आपका दूसरा क्लैंप उतना ही थोड़ा सा लेटरली चला जाएगा, जिसमें थोड़ा सा रिस्क कम होता है। लेकिन एक और प्रिवेंटिव मेजर ये होती है कि यू पुश इट वेल डाउन योर ब्लैडर्स को, एंड यू पुल इट अप, यूट्रस को पुल अप करें और इसको पुल डाउन करें, तो उसमें द यूरेटर्स मूव फर्दर 1 to 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द यूट्रस। इस तरह से करने से इसलिए उसमें उसकी डिसेक्शन जरूरी होती है। तो ये वो एरियाज हैं जहां पे के ये ज्यादा एट रिस्क होता है। अब ये जो ब्लैडर की इंजरी है ये इसमें बेसिकली सिजेरियन सेक्शन के बाद वाला है। इसमें आपने ये जो है ये आप बेसिकली वो ले रहे होते हो, पहली वाली जो लेयर है वो मसल्स और म्यूकोसा, और जो दूसरी लेयर है फिर उसमें सिरोजा आ जाता है और जो इनवेजिनेट कर जाती है। अब ये था यूरेटर का। अब यूरेटर का जो है ये तकरीबन जो मैं स्लांटिंग कह रही थी ना कि इसको ऑब्लिक तरीके से हम काटते हैं, अब उसमें होता है, अब खास तौर पे ये जो स्लिट बीच में दी हुई है इसका है टू फर्दर इंक्रीज द डायमीटर ऑफ दैट ल्यूमन, ताकि जब उसमें एक कॉन्ट्रैक्चर नेचुरली कॉन्ट्रैक्चर जब जब एडिशंस बनती हैं फाइब्रोसिस होता है तो वो टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करे भी तो कम से कम इसका ल्यूमन कम ना हो, ये उतना वाइड ना हो।
कि जिसमें अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ यूरिन जो है वो चलता रहे। तो इस तरह से करके इसको हमने करना होता है, इस तरह से स्लिट देनी होती है। और कभी अगर आप विजाइनोप्लास्टी पे जाएं तो विजाइनोप्लास्टी में जब हमने स्टिनोस्ड विजाइना या जो सेप्टम्स होते हैं या हमने जो नॉन कैनेलाइज्ड विजाइना को करना होता है, ये टेक्निक वहां भी एप्लीकेबल होती है, यानी ताकि बाद में ल्यूमन नैरो ना हो जाए। और ये है जो कि स्टेंट के ऊपर, क्योंकि जब भी आप रिपेयर करते हैं तो स्टेंट के ऊपर करते हैं, तो स्टेंट डला हुआ होगा, इसमें भी ये ओब्लिक काटा हुआ है और इसमें एक स्लिट सी बनाई हुई है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डायमीटर। तो लेकिन इसको ये बहुत जरूरी होता है कि आप उसमें उसको रोटेट ना करें, यानी उसकी एनाटमी को बरकरार रखना बड़ा जरूरी होता है ताकि उसकी किंकिंग या और कुछ ना हो। तो ये ओवरऑल रिपेयर्ड है। और ये देखें कि ये जो रिपेयर्ड एरिया है ये वाइडर है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ल्यूमन। और ये जब ये पूरा हील हो जाएगा तो इसका ल्यूमन इसके साथ मैच कर जाएगा। तो ये है टू रिपेयर ओवर टू द स्टेंट। इसको बगैर स्टेंट के रिपेयर नहीं किया जाता, यूरेटर को हमेशा इसमें स्टेंट पहले डाला जाता है। अच्छा, ये भी एक चीज है, ये बेसिकली जब हम बात कर रहे थे यूरिटेरिक इंजरी को, वी जस्ट डिस्कस्ड वन ऑप्शन, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। बट द अदर थिंग इज व्हेन बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द डैमेज और उसकी एक्सटेंट ऑफ द डैमेज और उसका कितना पार्ट है जो वाइटल पार्ट है, यानी कितना उसका जो है वो मतलब है उसका प्रैक्टिकली वाइबल फंक्शनिंग पार्ट है। का। अदरवाइज इफ मोस्ट ऑफ द पार्ट हैज बीन डैमेज्ड ऑलरेडी, तो इसमें हम थोड़ा सा ब्लैडर का हिस्सा ऊपर ले जाते हैं और इसको ऊपर ले जाके जो श्वास इंच होता है उसको श्वास मसल के साथ एंकर कर देते हैं और उसके अंदर यूरेटर को डाल देते हैं। और इस तरह से ये भी एक है जिसमें इसको भी ऊपर खींच के ले गए और उसके बाद यूरेटर को इसके अंदर डाल दिया। जब उसकी लेंथ कम हो जाती है, ओवरऑल जो वायबल पोर्शन है यूरेटर का, जब उसकी लेंथ कम हो जाए तो उसको इस तरह से कर दिया जाता है। दिस इज बेसिकली फ्लैप। वही है कि उसका फ्लैप उठाया और उसके अंदर डाला। जब हम इसको नीचे मोबिलाइज नहीं कर सकते बिकॉज द प्रिंसिपल इज टू रिपेयर इट विदाउट टेंशन। टिश्यू एट टेंशन नहीं होना चाहिए वरना वो गिव वे कर जाएगा। तो ये ब्लैडर फ्लैप हमने यहाँ से निकाला, ऊपर ले गए और उसके अंदर हमने यूरेटर को डाल दिया और वो ड्रेन करेगा इनटू द ब्लैडर। जो कम होने वाली चीजें हैं वो ये कि इसको हम आइलियम में भी डाल सकते हैं, सीकम में भी डाल सकते हैं। तो दोनों चीजों में ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर यूटीआई के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक यूरेटर की लेंथ कम होगी, बाकी डैमेज हो गया, तो उसको कॉन्ट्रालैटरल यूरेटर्स में डाल दिया, लेकिन ये बहुत कम किया जाता है, ये रेयरली परफॉर्म्ड प्रोसीजर है। अब जो फिस्टुला है, फिस्टुला में उसकी डिसेक्शन ये पूरी की पूरी जरूरी है। वेजाइनल म्यूकोजा और जो वेजाइकल म्यूकोजा है उनको अलग-अलग हम करते हैं। जो स्कार्ड पोर्शन है उस फिस्टुलस ट्रैक का, वो पूरे का पूरा एक्सरसाइज किया जाता है टिल द वायबल पोर्शन ऑफ द टिश्यू इज अटेन्ड। और उसके बाद फिर उसको जो हम ये पूरा का पूरा वो फिस्टुलस ट्रैक निकाल दिया और फिर हमने उसको विदाउट टेंशन वाटर टाइट हमने इसको जो क्लोजर है वो कर दिया इस डायरेक्शन में कि जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट ना करे। ठीक है, यानी विदाउट टेंशन। इसमें बेसिकली इसमें करने का मकसद ये है कि विदाउट टेंशन, क्योंकि अगर हम लॉन्गिट्यूडनली करेंगे तो प्रोबेबली जो लेटरल टिश्यू है वो ज्यादा स्ट्रेच करेगा, तो टिश्यू एट स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। तो ये थी जो दो चार तस्वीरें आपको दिखानी जरूरी थी। तो यहाँ पे फिर हम क्लोज करते हैं। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू मैडम।